हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT क्लास 9 साइंस विज्ञान चैप्टर 2 और हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपके BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा रेलवे, SSC, ALP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल एंड SI, RRB, NTPC ग्रुप डी जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का क्या अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध क्या है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है? एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे हम नमक कहते हैं, सॉल्ट। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में जो पेय पदार्थ होते हैं पीने वाले, मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी सोर्स से प्राप्त हो सके, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। जो शुद्ध पदार्थ होता है किसी भी सोर्स से प्राप्त हो, इसके क्या अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं इसके एक समान होंगे। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कैसा होता है? समांगी होता है, विषमांगी होता है। मिश्रण के प्रकार, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, विलयन क्या है? विलयन क्या होता है? विलयन वह होता है जिसमें अगर हम किसी चीज़ को घोलें तो वह पूर्ण रूप से उसमें घुल जाए, उसको हम अलग ना कर सके, उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे नींबू पानी का घोल। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, तरल पदार्थ यानी कि जिसमें फ्लो हो, जो बहते हों। ठीक है, तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, यानी कि समांगी वो पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। जो नींबू जल होता है, नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। नेक्स्ट, मिश्र धातुएं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। जो मिश्र धातुएं होती हैं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन
फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उनको फिर भी मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के क्या किस लिए मानते हैं, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। इनमें जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो होता है, पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है। देखिए उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। कॉपर का प्रतीक Cu, जिंक का Zn। ठीक है। किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलायक क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घुलती है जो अधिक मात्रा में है उसे विलायक कहते हैं, और जो चीज़ घुली हुई विलायक में जो घुले उसे कहते हैं विलय। यानी कि पानी हमारा जल जो होता है वो विलायक होता है, और जल में चीनी क्या होती है, चीनी उसमें जो जब हम घोलते हैं चीनी का, तो चीनी विलय है और जल विलायक है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। जो कम मात्रा में विलय घुला हो उसे विलय कहते हैं, यानी कि चीनी। जो अधिक मात्रा में उसे कहते हैं विलायक, यानी कि जल। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक। नेक्स्ट, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन और जो एल्कोहल का जो विलयन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल विलायक है। बायोगैस में गैस का विलयन है। बायोगैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, इनकी अधिक मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन विलायक है और ऑक्सीजन विलय है। बायोगैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, विलयन के गुण। विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब कि पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल जाएं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, उनके कण को हम आँखों से द्वारा देख नहीं सकते, उसे कहते हैं विलयन। विलयन क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, छानने के द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को साथ छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन कैसा है, विलयन स्थायी होता है। विलयन को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। अगर हम उनको छानेंगे तो वो छानने के द्वारा वो अलग नहीं होंगे। इस प्रकार क्या है, वो विलयन स्थायी है। नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता। विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र, संतृप्त घोल कहा जाता है। उसमें कितनी मात्रा घुली है उसके आधार पर उसे हम तनु, सांद्र और संतृप्त कहते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त कहते हैं। संतृप्त मात्रा यानी कि अब उसमें हम और अधिक विलय नहीं घोल सकते। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है, कि उसमें विलायक में कितना विलय घुला हुआ है उसे उसकी घुलनशीलता कहते हैं। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त कहते हैं, यानी कि उसमें हम थोड़ी बहुत मात्रा और घोल सकते हैं। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता
संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा क्या होती है? इसमें द्रव्यमान और आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें कितनी मात्रा घुली हुई है। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान परसेंटेज, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान परसेंटेज। इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। नेक्स्ट, द्रव्यमान विलयन के आयतन परसेंटेज, ऊपर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नीचे विलयन का आयतन गुणे 100। थर्ड, विलयन के आयतन परसेंटेज, अब दोनों का आयतन होगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। आयतन है तो दोनों का आयतन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है निलंबन क्या है। निलंबन क्या है? विषमांगी घोल। अगर आपसे पूछा जाए विलयन कैसा घोल है, विलयन समांगी है। निलंबन कैसा? निलंबन विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षिप्त हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते। इसमें क्या होता है? विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। विलयन कैसा? विलयन स्थायी होता है, निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। निलंबन में क्या होता है? निलंबन में इनको छानने के द्वारा पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। नेक्स्ट, कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइडल विलयन क्या है? समुदाय के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइडल विलयन, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। क्या होता है? कोलाइडल क्या होता है? यह समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण है। अगर आपसे पूछा जाए विलयन कैसा मिश्रण है? विलयन भैया समांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा है? निलंबन विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड कैसा है? कोलाइड भी ये विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि दूध। कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, प्रकार। उदाहरण, द्रव और गैस। द्रव क्या है? प्रक्षिप्त प्रावस्था है, प्रक्षेपण माध्यम है गैस। द्रव और गैस मिलकर प्रकार कैसा होता है? एरोसॉल। एग्जाम्पल, कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस और गैस एरोसॉल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। नेक्स्ट, गैस और द्रव। अगर आपसे पूछा जाए गैस द्रव मिलकर क्या बनते हैं? फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम। द्रव इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। नेक्स्ट, ठोस और द्रव सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। गैस और ठोस फोम, रबड़, स्पंज, पीमिस। द्रव ठोस जेल, जेली, पनीर, मक्खन। एग्जाम्पल है ठोस सोल, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया, कांच। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कमरे में कोई ऊपर छेद वगैरह हो तो उससे प्रकाश आता है तो धूल के कण जो क्या होते हैं हमें फैले हुए अलग अलग दिखाई देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, प्रकाश का इसमें मार्ग दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रवाह को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। अब तक हमने देखा विलयन क्या है, विलयन समांगी मिश्रण है। इसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं एक दूसरे में, इनको हम अलग नहीं कर सकते, यह स्थायी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने निलंबन देखा। निलंबन कैसा है? निलंबन विषमांगी मिश्रण है, इनको हम अलग कर सकते हैं, यह अस्थायी होता है। इसके बाद में कोलाइड देखा। कोलाइड कैसा है? विषमांगी मिश्रण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात स्थायी होते हैं। ठीक है, विलयन और हमारा कोलाइड स्थायी होते हैं और निलंबन अस्थायी होता है। ये छानन विधि द्वारा पर मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते। विलयन और कोलाइड ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकते, लेकिन निलंबन क्या है, उसको पृथक किया जा सकता है। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मिश्रण घटकों का पृथक्करण, प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे उनको अलग अलग किया जा सकता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? स्याही जल में रंग का एक क्या है? मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसमें क्या है? डाई, रंग वाले घटक डाई को वाष्पीकरण द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को हम कैसे पृथक कर सकते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पथ से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा दूध से जब दही बनती है तो उसको अलग किया जाता है, मक्खन वगैरह, तो वो क्या अपकेंद्रण के द्वारा अलग होता है, अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट, दो अघुलनशील यानी कि जो दो द्रव हैं वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिले हुए हैं, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? सिद्धांत के अनुसार आपस में जो नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। क्या है वो आपस में नहीं मिले हैं तो उनमें परत बन जाती है, वो अपने परतों में पृथक हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? कपूर को गर्म करने पर या ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको हम कपूर को गर्म करेंगे, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इनको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब हम इनको गर्म करेंगे ये ठोस होते हैं, ठोस की फॉर्म में, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। इसको डिस्कस करते हैं। कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपतित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपतित न होने योग्य
अशुद्धियों इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यानी कि कपूर को हम किससे डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपतन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इनको हम डायरेक्ट क्या है ये, इनको हम ऊर्ध्वपतित कर सकते हैं डायरेक्ट ठोस से गैस में। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में तथा डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले आता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है। जो रंग वाला कंपोनेंट होता है जो जल में अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का इसमें अर्थ क्या होता है? रंग होता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि का सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। नेक्स्ट, रंगों को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमैटोग्राफी। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। उन कंपोनेंट को अलग करने के लिए, उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। दो घुलनशील, वो कैसे थे? 2 घुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? इससे पहले हमने देखा 2 अघुलनशील, यानी कि वो पूर्ण रूप से घुले नहीं थे। अब इसमें क्या है? पूर्ण रूप से घुले हैं। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इनको हम कैसे अलग करते हैं? आसवन विधि द्वारा, जिससे प्रवाजी आसवन के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रवाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनको आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच का एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक कैसा है? वायु एक समांगी मिश्रण है। अगर आपसे पूछा जाए वायु कैसा मिश्रण है, तो वायु क्या है? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। चित्र में देखते हैं हम वायु को दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वायु में क्या है? दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। जब हम वायु को क्या करेंगे? दाब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वायु गर्म हो जाएगी, जो गर्म होगी तो हल्की होगी तो ऊपर जाएगी, वाष्पित होगी। फिर तो क्या करेंगे? हम वायु को दाब बढ़ाएंगे वायु पे, तब टेम्परेचर कम करेंगे। दाब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करेंगे तो वायु को संपीड़ित, तो वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर वो द्रव बन जाएगी, द्रवीय वायु में कन्वर्ट हो जाएगी। जो इसमें कन्वर्ट होगी, फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इनके अलग अलग क्वथनांक है। -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन, -186 पे आर्गन, 196 पर माइनस पे नाइट्रोजन। वायु परसेंटेज 20.9, वायु में परसेंटेज ऑक्सीजन का 20.9, आर्गन का 0.9, नाइट्रोजन का 78.1। ठीक है, वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र, जैसा कि हमने अभी बताया, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टल के रूप में जो ठोस होता है शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। जैसे कि नमक छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। नेक्स्ट, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? वो फिजिकल क्वालिटी होते हैं। नेक्स्ट, अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जैसे बर्फ से जल बनना और फिर जल को ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा से बर्फ बन जाएगी। ये हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जैसे कि भोजन का पचना, जो चीज़ दोबारा से ना बन सके, जैसे दूध से दही बनना, क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भी भिन्न भिन्न भौतिक गुण दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। द्रव क्या होते हैं? उनमें द्रव बहते हैं, उनमें फ्लो की क्वालिटी होती है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। किनके? जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, भिन्न है। तेल क्या है? तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल क्या करता है? तेल हवा में जलता है जबकि जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है जलना? जलना क्या था? जैसे किसी भी चीज़ का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपको जहाँ पे दिखे जलना, ऑक्सीजन का जलना, किसी लकड़ी का जलना, तो क्या है? इस टाइप के ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिनमें जो है पदार्थ वो दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता। भौतिक परिवर्तन में पुरानी अवस्था में आ जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन इसमें होते हैं। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व एक ही एलिमेंट होते हैं जो बने होते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवोजिए सन 1743 से सन 1794 इनका टाइम पीरियड रहा, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व क्या है? उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तत्वों का साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। धातुएं ये चमकीली होती हैं,
धातुएं कैसी, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है किनको, धातुओं को, जैसे Na पॉजिटिव। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, कैसी, ये प्रतिध्वनि पूर्ण भी होती हैं, जैसे कि सोना चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि पारा धातु ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव है, तो कौन सी, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। अधातुओं की क्वालिटी देखते हैं, ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं क्या करती हैं, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। धातु वाले क्या होता है, धातु पॉजिटिव धातु होते हैं और अधातुएं क्या होती हैं, निगेटिव, जैसे Cl हो गया, F नेगेटिव, इस टाइप से, ठीक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर ठोस तत्व हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 11 तत्व जो है कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। कौन कौन से 2 तत्व, पारा तथा ब्रोमीन क्या है, पारा तथा ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के टेम्परेचर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक क्या होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक क्या, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, ग्रुप 1 में, जिसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, Li, इस टाइप से BMJ, ये वाला ग्रुप 1 है। इसमें क्या, पीरियोडिक टेबल में 18 हमारे ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। इस टाइप की लाइनें होती हैं, जो क्षैतिज में उन्हें आवर्त कहते हैं, जो कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह रंगहीन गैस है। इसकी गंध, ऐसी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या रंगहीन गैस, इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है, तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थों के भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि इनकी क्वालिटी अलग अलग है। समूह 1 में क्या है, समूह 1 के क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। मिश्रण और यौगिक में हम डिफरेंस देखते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में क्या होता है, किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यौगिक में इसमें सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो मिश्रण होता है उसमें जो उपस्थित हैं उन्हीं के जो गुण होते हैं उनको दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी कि जो हमारा दूसरा यौगिक बना है उसके गुण इससे पहले वाले से अलग हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल इसमें यौगिक में केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट, पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पदार्थ हमारे क्या होते हैं। पदार्थ
पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा और भी बताए गए हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन ही मानते हैं, ठोस, द्रव या गैस। अब इसको हम पदार्थ को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? मिश्रण का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समान संगठन, उदाहरण के लिए जल में चीनी विलय और नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। असमान संगठन, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल। इनका मतलब असमान संगठन, बिल्कुल मिले ना हो। समांगी एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए समांगी। शुद्ध पदार्थ में तत्व या यौगिक आते हैं। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब तत्व की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक नियत संगठन से H2O हमारा यौगिक हो गया। इनमें हाइड्रोजन और O का अलग अलग एक संगठन, निश्चित संगठन दिया गया है। नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मेथेन में जैसे CH4, कार्बन और H के 4 परमाणु, चीनी, नमक आदि। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन, द्रव गैस कोलाइड को कहा जाता है। द्रव गैस कोलाइड को कहा जाता है जेल, एरिसोल, इमल्सन, फोम। जिसमें सोल आएगा उसमें ठोस तो जरूर आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी गलत बोल दिया, यही होगा। द्रव गैस के कोलाइड्स को कहा जाता है एरिसोल। द्रव गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं हम? एरिसोल कहते हैं। कुहासा एक उदाहरण है, किसका है? कुहासा जो है एक उदाहरण है एरिसोल का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सोडा जल में विलय होता है, मेथेन, CO2, O2, H2O। सोडा जल में कौन सा विलय होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सोडा जल में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, विषमांगी, समांगी। कैसी? समांगी। मिश्र धातुओं में जैसे आपका पीतल हो गया, इसमें पीतल में कॉपर और जिंक का अलग अलग परसेंटेज, इसलिए वह समांगी। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, समांगी। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अलग अलग, समान। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? समान होती है। पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बना होता है? पदार्थ कम से कम 3 अवयवों से मिलकर बना होता है, सॉरी 2 अवयवों से। पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बना होता है? 2 अवयवों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितने? 2 अवयवों से मिलकर बना होता है पदार्थ। निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है? पीतल, लोहा, स्टील, कांसा। लोहा क्या है? ये मिश्र धातु नहीं है, आयरन। बाकी कांसा, स्टील, पीतल सभी मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का जेली, शेविंग क्रीम, कोहरा, दूध क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। पीतल में कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक, जिंक लोहा, जिंक कार्बन, कॉपर और जिंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कॉपर और जिंक। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। द्रव गैस कोलाइड को कहा जाता है। द्रव गैस कोलाइड को क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुहासा एक उदाहरण है। कुहासा किसका उदाहरण है? कुहासा एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन ए। सोडा जल में विलय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। मिश्र धातुएं 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण है, समांगी। ऑप्शन बी। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? समान होती है। ऑप्शन बी। पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बनाता है? 2। निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है। लोहा क्या है? मिश्र धातु नहीं है। इसका प्रतीक होता है Fe।
निम्नलिखित में से इमल्सन का उदाहरण है दूध, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गैस और जल विलयन का उदाहरण है। गैस और जल, एल्कोहल पानी, सोडा जल शरबत। क्या है? जल और गैस और जल, इसमें सोडा जल में गैस और जल का विलयन है सोडा जल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगेन ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रोंटगेन ने की थी एक्स किरणों की खोज। फास्फोरस 32 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? फास्फोरस 32 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकीमिया, कोवाल्ट 60 कैंसर के लिए। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण की होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्याही के रंगों का पृथक्करण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? स्याही के रंगों का पृथक्करण क्रोमैटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। इसमें क्रोमा का मतलब रंग, अर्थ बताया था रंग, उसका मतलब होता है रंग। आयोडीन 131 का उपचार किसका उपयोग में किया जाता है? आयोडीन थायराइड विकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का चीरना, रासायनिक परिवर्तन यानी कि दोबारा से वो उस पदार्थ में ना आए। लकड़ी का दहन, ये तो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। लकड़ी का चीरना यानी कि पहला रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पहला जिसमें उसको हटा दीजिए, पहला एक कैंसिल हो गया। लकड़ी का क्षण, लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना, ये भी नहीं होगा, यानी कि तीसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना, ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये नहीं होगा। पहला नहीं, ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा हमारा? सी, दूसरा चौथा। लकड़ी का क्षण और लकड़ी का दहन कैसे हैं? ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण का उदाहरण है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण का उदाहरण है। समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कैसा है? समांगी तथा टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे धातु में जिंक मिलाकर नया मिश्रण बनाना, ये भी रासायनिक है। लोहे धातु का पिघलना, ये भी रासायनिक है। एक लोहे की छड़ को मोड़ना, एक ऐसा ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, चैप्टर 2 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु अध्याय 3, परमाणु एवं अणु। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।